नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। तो भाई क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, सब मस्त, सब तंदुरुस्त। जल्दी से आओ फटाफट से, क्योंकि भाई आज अपन क्या करेंगे, एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है भाई, तो बहुत ही प्यारा नाम है हमारा। जो एक मिनट पहले पहले थोड़ा सा करेक्ट कर लो यार इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सिविक्स हमारा, ये क्या है हमारा, थोड़ा सा देख लो। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र का, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम क्या है भाई, क्या है इस चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, नागरिक शास्त्र का चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर, आपका सिविक्स का चैप्टर है। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। सब बढ़िया ना, सब मस्त है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अरे देखो, उस दिन सीन ये था कि उस दिन यार मैंने बताया था ना, एक इवेंट पे गए थे हम, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, है ना। सोचा कि क्लास ही कैंसिल हो जाए। मेरे को ऐसा लगा, अरे उस दिन हुआ क्या था, उस दिन 12वीं का रिजल्ट निकला था। तो 12वीं का रिजल्ट निकला था, तो कुछ बच्चों से बात करने गया था मैं। और फिर सोचा कि आते आते क्लास के टाइम तक आ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आते आते रात के 11 बज गए। सो उस दिन जो है क्लास थोड़ी सी कैंसिल हो गई थी। उसके लिए जो है मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बहुत बढ़िया, राधे राधे बेटा, राधे राधे, राम राम। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो एक काम करते हैं, अपन शुरू करें जल्दी से। प्यारा प्यारा जो चैप्टर है उसको शुरू करें। बताइएगा जल्दी से, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, पक्की बात है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे मेरे को अपने प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, छोटे छोटे हाथों से थम्स अप दे देंगे विद फायर इमोजी, जल्दी से। उसी के साथ हम इस चैप्टर को जो है शुरू कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, हमारा नागरिक शास्त्र का चैप्टर है, और इस चैप्टर को जो हम शुरू कर लेते हैं फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से। ज्यादा देरी नहीं लगनी चाहिए। जल्दी से। क्लियर हुआ। हाँ, तो भैया हमारा जो है आज हमारा जो नागरिक शास्त्र जो है, ये हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे भाई, हमारा जो नागरिक शास्त्र जो है, नागरिक शास्त्र जो है वो हम जो है शुरू करेंगे। क्लियर हुआ। हाँ है ना, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, तो नागरिक शास्त्र को जो हम शुरू करेंगे। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम क्या है भाई, तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं भाई, इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपको नाम एक, इस चैप्टर के नाम की अगर हम बात करें, तो नाम में एक चीज दिख रही है आपको। क्या दिख रही है सर, लोकतंत्र की बात हो रही है सर। और एक सवाल पूछा गया आपसे, है ना, एक पूछा गया है क्या, और एक पूछा गया है क्यों। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, है ना। अब यहां पर जो मेन मुद्दा है वो ये आता है कि भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। लोकतंत्र का मतलब सुना है तुमने, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और अगर मैं बात करूं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में हम पढ़ने क्या वाले हैं, बेसिकली लोकतंत्र का मतलब क्या होता है और लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में बात करेंगे। समझ में आया, फटाफट से बताओ। तो सबसे पहले कोई बच्चा मेरे को बताएगा, तुम में से जितने भी बच्चे कमेंट बाजी कर रहे हैं, जल्दी से बताइएगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। और लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक देश जो होता है, वो एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें, अगर हम तुलना करें गैर लोकतांत्रिक देशों से, तो एक लोकतांत्रिक देश क्यों एक बेहतर देश होता है। क्यों एक लोकतांत्रिक देश में जो नागरिक होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। फटाफट से बताइए जल्दी से, क्या है मतलब, क्या होता है लोकतंत्र का, फटाफट से बताइए। लोकतंत्र क्यों होना चाहिए और लोकतंत्र का मतलब क्या है। यही जो चैप्टर, यही जो चीज है हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यही जो चीज है हम पूरे इस अध्याय में पढ़ेंगे। जल्दी से, फटाफट से। जनता का शासन, बहुत बढ़िया। ऐसा तंत्र कि जो उसमें लोगों द्वारा बनाया जाता है, बहुत बढ़िया। अरे तुम इंटेलिजेंट हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बहुत ही इंटेलिजेंट, चुन चुन के आए हो तुम, पता नहीं कहीं से।
मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, है ना। 10वीं में तुम टॉप करने वाले, तुम में से कोई ना कोई एक जिला टॉप करेगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, मैं और राज्य भी टॉप करेगा, स्टेट टॉप करेगा। मैं लिख के देता हूं, तुम में से बहुत सारे जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चों ने इसकी डेफिनेशन बता दी है, लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। मतलब सर, मतलब परिभाषा याद करने से हमें लोकतंत्र का मतलब जो है ठीक से नहीं आएगा। एक लोकतंत्र की परिभाषा जो है, कोई एक फिक्स परिभाषा, कोई एक फिक्स डेफिनेशन जो है लोकतंत्र की नहीं हो सकती। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एक ऐसा तंत्र जिसमें जो है जनता शासन करती है, जिसमें जो है एक बच्चा बोल रहा है जिसमें जो है वोट डाले जाते हैं, एक ऐसा तंत्र जिसमें लोग जो है वोट डालकर अपने नेता को चुनते हैं। सर, ऐसी शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है, तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं बताया, बिल्कुल सही बताया तुमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही डेफिनेशन है, कि क्या सिर्फ एक ऐसा देश जहां पर किसी नेता को चुनकर हमने जो है जिताया है, क्या ऐसे देश में भी आप बोल सकते हो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है? या फिर मान के चलो कोई तुमने बोला कि भाई एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जनता जो है वो अपने नेता को चुनती है। सही बात है, ऐसे शासन प्रणाली को हम क्या बोल देते हैं? लोकतंत्र बोल देते हैं कि भैया जनता जो है अपने लीडर को चुन रही है, जनता जो है अपने विधायक को चुनती है, जनता अपने मुख्यमंत्री को चुनती है, जनता अपने अपने आप बोल सकते हो अपने जो हमारे गांव का सरपंच होते हैं उसको चुनती है, बिल्कुल चुनती है भाई, बिल्कुल। तुम भी चुनोगे जब तुम 18 साल से ऊपर के हो जाओगे, 18 या 18 से ऊपर के हो जाओगे, तो तुम भी अपने नेता को वोट डाल के चुनोगे। लेकिन 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 बेटा, कमल सर की क्लास चल रही है, वरना कमल सर को बुला लेते हैं। क्लास चल रही है तुम्हारे केयर स्क्वायर सर की, है ना। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमल सर को बुला लेंगे। अभी तुम फिलहाल मुद्दे पे ध्यान दो कि मुद्दा क्या चल रहा है। अब सुनो, यहाँ पे बात किसकी चल रही है? यहाँ पे बात ये चल रही है कि अगर मैं किसी भी देश को लोकतंत्र बोल रहा हूं, तो क्या सिर्फ वहां पर अगर आप वोट दे रहे हो, अपने लीडर को चुन रहे हो, क्या वही सिर्फ एक पर्याप्त परिभाषा है? मैं तो आपको ऐसे ऐसे देश बता दूं जहां पर वोटिंग भी होती है, जहां पर लोग अपने नेता को भी चुनते हैं, बट असल में वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। अभी हम बहुत सारे उदाहरण देखने वाले हैं, तो यहां पर हम यही चर्चा करने वाले हैं कि भाई एक लोकतंत्र का असल मायने में, लोकतंत्र का असल मायने में मतलब होता क्या है, क्या मतलब होता है लोकतंत्र का असल मायने में, और लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चमका नहीं चमका, फटाफट से बताओ। मतलब तुमने जो डेफिनेशन बताई है, तुमने जो परिभाषा बताई अभी कमेंट सेक्शन में कि सर एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर लोग जो होते हैं वो अपनी आम जो लोग होते हैं वो अपने नेता को चुनते हैं और वही जो नेता होता है पूरे देश को चलाता है, क्या यह पर्याप्त परिभाषा है? क्या यह सफिशिएंट डेफिनेशन है? तो नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। तो सर एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? तो अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और बहुत कुछ जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आया? अपनी किताब खोल के बैठना भाई, आपकी जो एनसीईआरटी है, जो भी आपकी किताब है वो खोल के बैठना, और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम उस उदाहरण को पढ़ेंगे और उस उदाहरण के बाद में जो है हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमें परिभाषाओं की जरूरत क्यों होती है, हमें क्यों जरूरत होती है परिभाषाओं की। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लो थोड़ा सा पहले। ठीक है, लोकतंत्र के अर्थ को समझेंगे हम, और लोकतंत्र के अर्थ को हम ऐसे ही नहीं समझेंगे, हम बहुत सारे उदाहरण के साथ में जो है लोकतंत्र के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। प्रमुख, अब आप देखोगे ना क्या क्या होता है एक लोकतांत्रिक सरकार में, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम पाकिस्तान का उदाहरण लेंगे, पाकिस्तान का उदाहरण में बड़ा मजा आएगा। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? अगर हम बात करेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार में, है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला होता है, इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे चीन के उदाहरण के बारे में, है ना। तो ये सारी जो चीजें हम आज के इस लेक्चर में जो है कवर करने वाले हैं। मतलब ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हम जो है कवर करेंगे। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। तुम्हारा ये जो पूरा उदाहरण दे रखा है, ये जो पीछे देख रखा है ना, तुम्हारी बुक में दे रखा है प्रॉपर तरीके से, मतलब ये पीछे जो लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, ये आपकी किताब में दे रखा है। जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे, जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी जो चीजें वो दिखेंगी। ये सारी चीजें, कौन सी सारी चीजें सर? ये वाली, ये सारी चीजें जो आपको दिखेंगी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, है ना, ये सारी चीजें आपको जो है दिखेंगी। समझ में आया? हाँ। अब ये क्या दे रखा है सर? अब तुम में से ही तुम में से बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, इनको अंदर से बहुत सारी, है ना, मन करता है टीचर से सवाल पूछें, हर बात पे जो सवाल उठा देते हैं टीचर को, है ना, सर ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ सर, सवाल बताओ सर, सवाल बताओ सर। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक वार्तालाप दिखाई गई है, एक कॉन्वर्सेशन दिखाया गया टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो यहां पर भी वार्तालाप चल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि मैरी नाम की एक लड़की है ना, जो अपने मैडम से सवाल पूछ रही है। ठीक है, फिर आप देखोगे मैडम है जिनका नाम लिंगदो है, अलग से नाम रख दिया है। एक काम करो, ये इतने जो कठिन नाम है लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं,
है ना। इन नामों को काटो, तुम इन नामों को काटो, ये काटो इन नामों को, ठीक है। तुम्हारी बात हो रही है किससे, तुम्हारी मेरे से बात हो रही है, तो नाम रखते हैं क्या, राम रखते हैं, रामवती, नहीं श्याम देवी, श्यामा देवी, श्यामा देवी एक मेरी स्टूडेंट है जो क्या करती है, जो मुझसे प्रश्न पूछ रही है, अपने अमित भैया से प्रश्न पूछ रही है, ठीक है। मतलब एक श्यामा देवी नाम की एक बच्ची है जो एक प्रश्न पूछ रही है मुझसे, सर श्यामा देवी ही क्यों रखा, तो क्या रखें बताओ, कोई एक फनी सा नाम बताओ तुम, वो नाम रख देते हैं। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, कोई एक फनी सा नाम बताओ, वो एक नाम रख देते हैं। हाँ, तो बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन है, एक एग्जाम्पल है, एक वार्तालाप चल रही है, और इस वार्तालाप के जरिए तुम्हें पता चलेगा कि किसी भी चीज की परिभाषा जानना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो कोई एक नाम बताओ तुम, बताओ बताओ जल्दी से बताओ कोई, कि सर टाइम वेस्ट काय कर रहे हो, कुछ भी नाम रख दो सर, पप्पू रख दो, पप्पू, पप्पू रख देते हैं, तो पप्पू नाम का लौंडा है हमारा, है ना, पप्पू है हमारा, पप्पू, पप्पू है। और क्या रखें, सीता, मिथु, बिट्टू, पूकी, अच्छा पूकी, पूकी सही है, लप्पू, लप्पू सा तो सचिन है चलो ठीक है, ठीक है, मंटू, मुस्कान, लालू, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, अरे ठीक है यार, तुमने इतने सारे नाम दे दिए यार ठीक है, ठीक है, ठीक है, पप्पू रख लेते हैं, काम करते हैं, पप्पू रख लेते हैं। तो अपने हिसाब से रख लो नाम, जो है तुम अपने हिसाब से रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम जो है तुम अपने हिसाब से रखो। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट में दे क्या रखा है, ये बोलता है अपनी मैडम से, अरे मैडम जी तनिक सुनिएगा। मैडम बोलती कहा रे, कहा हो गया तुमको बे, हैं? वो टीचर होते ना, बोलते हैं कि एक बार नहीं 100 बार पूछो, कभी नहीं चिल्लाऊंगा। तो वही यही है यहाँ पे, जो मैरी जो है, या फिर बोल सकते हो पप्पू जो है, वो अपनी मैडम से बोलते हैं, मैडम जी तनिक सुनिएगा। मैडम बोलती कहा हुआ बेटा। तो अब यहां पर बोलते हैं भाई, हमारा जो पप्पू है बोलता है कि मैडम एक बात बताओ, पहले तो तुमने क्या किया, पहले तो तुमने प्रॉपर तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। मतलब तुमने क्या किया, तुमने उल्टा किया, तुमने पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, और अब आकर आप क्या कर रहे हो, अब आकर आप लोकतंत्र का मतलब बता रहे हो। खैर इसका प्रश्न जो है बिल्कुल वाजिब है। मतलब ऐसा अगर हो कि मैं तुम्हें लोकतंत्र की परिभाषा बाद में बताऊं और लोकतंत्र की बाकी की जो चीजें हैं वो पहले बता दूं, तो तुम मेरे से सवाल तो पूछोगे ना, सर कैसी बातें कर रहे हो, लोकतंत्र के बारे में बताने से पहले लोकतंत्र की परिभाषा तो बताओ मेरे को, लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था बताने से पहले मुझे उसकी परिभाषा तो पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा जो पप्पू है ना, वही सवाल पूछ रहा है, सर एक बात बताइएगा, तनिक सुनिएगा जरा, कि एक बात बताओ, तुमने पहले सर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया हमें, है ना, और फिर एंड में, चैप्टर के एंड में आके तुमने क्या किया, चैप्टर के एंड में आके तुमने जो है लोकतंत्र की परिभाषा बताई। तो यहां पर पप्पू बोलता है कि सर मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काम में तो हमें पहले ये काम तो हमें पहले करना चाहिए था। मतलब वो पप्पू बोल रहा है कि भैया देखो, परिभाषा पहले बताते, उसके बाद जो है आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में बताते, है ना। व्यवस्था जो यहां पर आप बोल सकते हो कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो तो उसकी परिभाषा पहले जानते हो, उसके बाद उनके बारे में और चीजें जानना शुरू करते हो। तो यहां पर हमारे पप्पू भाई साहब वही बोलते हैं, वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, कि सर जी आपने तो परिभाषा बाद में बताई, पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया, पहले और सारी चीजें बता दी लोकतंत्र से संबंधित, और उसके बाद आप जो है क्या कर रहे हो, उसके बाद सर आप जो है परिभाषा बता रहे हो लोकतंत्र की, तो ये तो गलत है। अब यहां पर जो तुम्हारे अमित भैया वो क्या बोलते हैं, अमित भैया बोलते हैं कि देखो ऐसा है, तुम्हारी बातों में तो दम है ना, लेकिन यहां पर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि एक बात बताओ बे पप्पू भाई, एक बात बताओ कि तुम अपने सामान्य जीवन में भी यही करते हो क्या। मतलब यहां पे हम तुम्हारे जो अमित भैया एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बेटा एक बात बताओ, पप्पू इधर आओ, कि तुम अपने सामान्य जीवन में भी क्या यही करते हो। मतलब किसी भी चीज का अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है तो क्या तुम उसकी परिभाषा देखते हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, तूने जब इस पेन का इस्तेमाल किया, तू जिस पेन से लिख रहा है, कि जब तूने इसको पहली बार इस्तेमाल किया होगा, पेन या पेंसिल जिसका भी तूने पहली बार इस्तेमाल किया होगा, तो इस्तेमाल करने से पहले उसको गूगल किया होगा कि भाई पेन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद मैं पेन को इस्तेमाल करूंगा। तूने, तेरे घर में अगर मान चल एसी लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, तो कूलर या पंखा को चलाने से पहले तू पहले उसका मतलब देखता है, पंखा का मतलब क्या होता है, सर एक मिनट गूगल करते हैं सर, पंखे का मतलब क्या होता है, उसके बाद पंखा चलाएंगे, यहाँ सर एसी का मतलब क्या होता है, उसके बाद एसी चलाएंगे। तूने टीवी देखने से पहले टीवी की परिभाषा देखी क्या। मतलब कहने का यह है कि तू हर चीज को, जो सामान्य चीजें होती हैं, उनका इस्तेमाल करने से पहले उनकी डेफिनेशन देखता है या नहीं देखता। तू बता, ये बता, फटाफट से बता जल्दी से। अरे बता दो, अभी समझ में आ जाएगा। अरे अभी मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा भाई, अभी तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा बउआ, कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी। ये बताओ कि किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसकी तुम डेफिनेशन देखते हो क्या। तुम फोन यूज करते रहते हो, दिन भर पबजी खेलते रहते हो तुम, तो पबजी खेलने से पहले तुमने पबजी की डेफिनेशन देखी क्या, कि डायरेक्टली पबजी खेलने लगे। इंस्टाग्राम चलाने से पहले
फेसबुक चलाने से पहले तुमने फेसबुक इंस्टाग्राम की डेफिनेशन देखी? नहीं देखी ना। हाँ, तो यहां पे यही सवाल आता है, यहां पे यही प्रश्न आता है। तो यहां पर तो तुम्हारे अमित भैया है ना, वो पप्पू से ये पूछते हैं कि एक बात बता दे कि तू जो डेली लाइफ में है ना, जो आप सामान्य जीवन में जो भी चीजें इस्तेमाल करता है, क्या इन सबकी डेफिनेशन, इन सबकी परिभाषा को स्पष्ट करना जरूरी है, तभी तू इस्तेमाल करेगा। मैंने बोला कि पेन की डेफिनेशन क्या होती है, तो जब तेरे को पेन की डेफिनेशन पता लग जाएगी तभी तू लिखना सीखेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफों वाली बात हुई। तूने जब इंस्टाग्राम का मतलब देखा उसके बाद इंस्टाग्राम देखना शुरू किया? नहीं ना। टीवी, तूने टीवी की डेफिनेशन, परिभाषा पता की, उसके बाद तूने टीवी देखनी शुरू की। अरे नहीं होता। सामान्य जीवन में हम ऐसी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी नहीं मानते हम लोग। अच्छा ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा अब देखो, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, तो सर हम परिभाषा कब देखते हैं? हमें किसी भी चीज की परिभाषा की जरूरत कब पड़ती है, ये बताओ। हमें किसी भी चीज की परिभाषा की जरूरत पड़ती कब है भाई? पड़ती कब है, तुम बताओ। तो भाई हमें किसी भी चीज की परिभाषा की जरूरत तब पड़ती है कि जब उस चीज का जो मतलब है वो स्पष्ट नहीं है। अब जैसे मैं बारिश की बात करता हूं, है ना, जैसे हम बात करें, मैं बारिश की बात करूं, बारिश की, है ना। अब बारिश की अगर हम बात करते हैं तो बारिश, जब तक बारिश हो रही है, बादल फटा है या फिर बाढ़ आई है, क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारी अब चीजें जुड़ जाती हैं, तब हमें एक परिभाषा की जरूरत पड़ती है। मतलब कहने का यह है कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने में हमें प्रॉब्लम होती है, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने में हमें कठिनाई होती है, उसके बाद हमें उस शब्द की जो है डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, परिभाषा की जरूरत पड़ती है। जैसे एक बात बताओ, अब जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको क्रांति शब्द का मतलब बताया था। अब क्रांति में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो क्रांति शब्द का मैंने मतलब क्या बताया था आपको? क्रांति शब्द का मैंने आपको मतलब बताया था कि भैया एक बहुत बड़ा जो बदलाव होता है उसको हम क्रांति बोल देते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको डिटेल में बताया क्यों, क्योंकि उस शब्द का मतलब की आपको जरूरत पता, मतलब उस शब्द का मतलब पता करना बहुत जरूरी था कि सर क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है। तो यहां पर वही बात बोली जा रही है कि देखो कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी हमें उनकी परिभाषा जानने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हुआ? जरा सोचो कि हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा, शब्दों का उपयोग करने के लिए शब्दों का उपयोग करना ही हम उनका अर्थ जानते हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उन शब्दों में ही परिभाषा होती है, उनकी परिभाषा जाननी जरूरी नहीं होती। पेन हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये ऐसी चीजें होती हैं भाई कि तुम्हें उनकी परिभाषा जानना जरूरी होता ही नहीं है। प्यार करते हो तुम, अगर किसी से प्रेम करोगे तो प्रेम की परिभाषा देखोगे। किसी से प्रेम करते हो, चलो तुम माँ बाप से प्रेम करते हो, है ना, अपने दोस्त से प्रेम करते हो, अपनी महिला मित्र से प्रेम करते हो तुम, तो एक बात बताओ, जब तुम अपनी महिला मित्र से प्रेम करोगे, अपने घर वालों से प्रेम करोगे, तुम बताओ जरा, थोड़ा सा बताइए अगर जरा, तो उसकी परिभाषा देखोगे। सर एक काम करते हैं, हमारी एक महिला मित्र है, हमारे घर वाले हैं, हम उनसे प्यार तो करते हैं लेकिन हमें प्यार का मतलब नहीं पता, एक काम करते हैं प्यार देख लेते हैं, प्यार का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम प्यार करेंगे। होता है क्या ऐसा? है बे? बताओ बताओ जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, बताओ 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 जल्दी से। नहीं होता ना, नहीं होता बे, नहीं होता ना। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता ना। हाँ, तो हर चीज की परिभाषा जाननी जरूरी नहीं होती, तो आपके अमित भैया ये बोल रहे हैं। पर यहाँ पे पप्पू जो है, पप्पू, क्योंकि मैरी का नाम हटा के मैं पप्पू रख दिया, पप्पू पूछता है, पप्पू थोड़ा सा वैसा है भाई, वो हर एक क्लास में एक नमूना होता है ना, जो क्वेश्चन पूछता रहता है, पूछता रहता है, पूछता रहता है ना। एक तुम्हारी क्लास में नमूना होता है जो ऐसे ही प्रश्न पूछता है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये जो नमूना है ये बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हो आप, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक अच्छे प्रश्न पूछ रहा है। तो उसने बोला कि भैया सर एक बात बताओ कि फिर अगर ऐसे परिभाषा की हमें जरूरत पड़ती कब है, हमें परिभाषा की जरूरत पड़ती कब है सर, ये बताओ पहले। ठीक है, आपने बोल दिया कि हर चीज के लिए परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें परिभाषा शब्द की जरूरत कब पड़ती है, किसी भी चीज की परिभाषा पता करना कब जरूरी होता है। अब यहां पे जो तुम्हारे अमित भैया हैं वो बोलते हैं कि हमें परिभाषा की जरूरत तब पड़ती है जब हमें किसी भी शब्द को उपयोग करने में परेशानी होती है। जैसे यहां पे एक उदाहरण दिया गया है, बारिश, है ना। बारिश की परिभाषा की जरूरत कब पड़ेगी? बारिश की परिभाषा की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप बूंदाबांदी में और बादल फटने में जैसी स्थिति और समानता बरसात में फर्क ना करो। जैसे मान के चलो तुम्हारी बारिश होती है ना, बारिश होती है, हल्की पुल्की बूंदाबांदी हुई, बहुत तेज बारिश हुई, या फिर बादल फट गया। अब तीनों में आप देखोगे होती बारिश ही है, तीनों में आप देखो, चाहे वो हल्की बुल्की बूंदाबांदी हो वो भी बारिश है, बहुत तेज बारिश हो रही है तो उसको भी बारिश बोलोगे तुम, और बादल अगर फट जाए तो वो भी एक तरीके से बारिश में आता है। तो यहां पर क्या है दिक्कत, यहां पर यह है कि तुम बारिश शब्द तो बोल रहे हो, तुमने बोला कि भैया हमारे यहाँ पे बादल फट गया, तो तुम ये थोड़ा ना बोलोगे कि बारिश हो गई, तुम ये बोलोगे भाई बादल फट गया। बारिश तो अलग चीज होती है, बूंदाबांदी अगर हो गई हल्की सी तो तुम क्या बोलते हो कि हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, ये थोड़ा ना बोलते हो बारिश हुई है। तो आपको किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है ना, तो आप बोल सकते हो कि उस शब्द की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें परिभाषा की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ ना?
समझ में आया? हाँ या ना, फटाफट से बताओ, है ना? जब किसी भी चीज में फर्क करना होता है, किसी भी चीज में फर्क करना होता है, तब आपको जो है इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, फिर एक लौंडा और होता है, एक लड़का और उठता है ना? इसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है बांके। बांके, बांके नाम होता है, बांके, बांके मैंने खुद से ले लिया, बांके। तो बांके भाई क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था। उन्होंने, अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था कि परिभाषा क्या होती है लोकतंत्र की? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन प्रक्रिया को लोकतंत्र बोलते हैं। तो इसने बोला कि सर हमें पता है इसने क्या बोला? बांके ने बोला कि एक बात बताओ सर, कि हमें परिभाषा की जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत है हमें परिभाषा की? एक एक बहुत बड़े हस्ती थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, तो हम उनकी परिभाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। उन्होंने बोला था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रक्रिया है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार चलती है। इसको हम जो है लोकतंत्र बोल देते हैं। क्या हम इस परिभाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं? सभी लोग इस परिभाषा को मानते हैं। तो भैया तुम्हारे अमित भैया क्या बोलते हैं? तुम्हारे अमित भैया बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज किसी एक बहुत बड़ी महान हस्ती ने कोई भी चीज बोल दी और तुम सिर्फ उसको ही मानते जा रहे हो, यह भी चीज सही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे वही लिखा हुआ, अगर तुम ये वाले पढ़ोगे ना, तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी एक बहुत बड़ी हस्ती है ना, कोई भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, उसने कुछ भी अगर बोल दिया है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसी के आधार पर जो है उसको स्वीकार कर लोगे। क्लियर, क्लियर हुआ ना? तो ये भी एक यहां पर बोला गया स्टेटमेंट। फिर यहां पे जो एक आप बोल सकते हो, एक दूसरी स्टूडेंट है, योलांदा नाम है इसका, वो क्या बोलती है भाई? अच्छा, तो क्या मैं कुछ कह सकती हूं? हाँ ठीक है, इसने क्या बोला? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से मिला हुआ है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर इसने एक और चीज बोली। इसने बोला क्या? इसने बोला कि सर एक बात बताओ कि देखो हमें डेमोक्रेसी की, अरे जो एक शब्द है लोकतंत्र हमारा, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, परिभाषा इस शब्द में ही छुपी हुई है। जैसे सर डेमोक्रेसी को हम, डेमोक्रेसी जो शब्द है वो एक यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है ना, डेमोक्रेशिया, है ना? और डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन करना। तो लोगों के शासन को ही हम डेमोक्रेसी बोल देते हैं। तो हमें अब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो शब्द है इसमें ही पूरी परिभाषा छुपी हुई है। ये किसने बोला? तो ये बोला हमारा योलांदा ने। तो अपने हिसाब से नाम रख लो, ये बहुत ही अजीब से नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, यही चीजें खराब लगती है मेरे को। ठीक है ना, ये हुआ। अच्छा, फिर आपके जो अमित भैया है उर्फ लिंगदोह मैडम जो है, इन्होंने क्या बोला कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का सही तरीका हरदम उपयोगी नहीं होता। अब यहां पर इन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तूने परिभाषा निकाली तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है तेरी, बिल्कुल लोगों के शासन को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोस और क्रेसी, डेमोक्रेशिया, क्रेशिया का मतलब होता है शासन करना, बिल्कुल सही है तू। लेकिन हमेशा तुम अगर शब्दों पे जाओगे और शब्दों से उनका मतलब निकालने की कोशिश करोगे तो हमेशा तुम्हारी परिभाषा सही नहीं होगी। मतलब क्या? मतलब मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, कंप्यूटर का उदाहरण देता हूं। अब कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या है? कंप्यूटर शब्द का मतलब होता है क्या? कंप्यूटर शब्द का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। अब तू कंप्यूटर शब्द के मतलब पे जाएगा कैलकुलेशन करना, तो लेकिन आज के टाइम पर कंप्यूटर का तो अर्थ ही बदल चुका है। तू कंप्यूटर पे क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर पे तू फिल्म देख सकता है, मूवीज देख सकता है, एआई वाला काम करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। कंप्यूटर पे आज हजारों काम होते हैं। लेकिन अगर तू कंप्यूटर के वास्तविक शब्द पे जाएगा तो कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। मतलब ये कि अगर हम किसी भी शब्द की, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना, उस शब्द पर अगर हम जाएं तो भी हमारी परिभाषा जो है गलत हो सकती है। तो यहां पे एक उदाहरण दिया गया कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर शब्द जो है इसका मतलब क्या है? ये कंप्यूटिंग शब्द से आया है, इसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। लेकिन आज के टाइम पर हम कंप्यूटर पे क्या क्या नहीं करते। तो जस्ट बिकॉज तुम उस शब्द पे जा रहे हो तो शब्द का मतलब जो है, आप बोल सकते हो, ऐसा हो सकता है मे बी कि उस शब्द का मतलब कुछ और हो और उस शब्द का आर्थिक मतलब कुछ और हो। क्लियर हुआ ना? शाब्दिक मतलब कुछ और है उस शब्द का, और वैसे उस शब्द को हम अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम में हम बात करें फोन, मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन की हम बात करें तो मोबाइल फोन का मतलब होता है कि एक ऐसी मशीन जिससे आप बातें करते हो, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो है बातें पहुंचाते हो। तो एक बात बताओ, तुम आज क्या नहीं करते? तुम आज फोन से क्या नहीं करते? बातें करते हो। बातें करने के अलावा तुम फोन में क्या करते हो? तुम फोन में फोटो भी खींचते हो, उस फोन में तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो, तुम फेसबुक चलाते हो, उसमें तुम हर काम तो करते हो उस फोन में।
कोई एक ऐसा काम है जो फोन से नहीं कर सकते, आप हर एक काम फोन से कर सकते हो। लेकिन फोन का शाब्दिक मतलब क्या होता है? फोन का शाब्दिक मतलब तो ये होता है कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी मशीन जो कि आपकी आपकी जो मैसेज है, आपका जो आप बोल सकते हो एक मैसेज या फिर बात करते हो आप एक जगह से दूसरी जगह, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाते हो तो उस ऐसे यंत्र को हम क्या बोल देते हैं? फोन बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअली फोन का मतलब तो आज बदल चुका है ना। फोन का मतलब बदल चुका है नहीं बदल चुका, तुम बताओ। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हम उसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और हो और रियल में कुछ इसका अलग अर्थ हो। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ या ना, फटाफट से बताओ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ या ना, फटाफट से बताओ। तो यहां पर इस पूरे उदाहरण का मतलब क्या था सर? इस पूरे उदाहरण का क्या मतलब है? तो इस पूरे उदाहरण से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि देखो, होता क्या है कि कभी भी किसी एक शब्द की परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होती, और यही जो चीज है वो लोकतंत्र के साथ में। लोकतंत्र की कोई एक सही डेफिनेशन नहीं है। अगर आप बोलोगे कि एक ऐसी शासन व्यवस्था, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे परिभाषा जानी कि भाई तुम क्या मानते हो लोकतंत्र की परिभाषा? लोकतंत्र की परिभाषा का तुम्हारे शब्द में क्या मतलब है? तुम अपने शब्दों में क्या जानते हो लोकतंत्र के बारे में? तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर एक ऐसा तंत्र जहां पर लोग जो होते हैं वो अपने राजा को चुनते हैं, लोगों का जहां शासन होता है। बिल्कुल सही बात है, तुम गलत नहीं हो, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने जो है एक अधूरी परिभाषा दी है। इसमें और सारी चीजों को भी तुम्हें जो है पढ़ना पड़ेगा, और इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है, एक निश्चित परिभाषा नहीं है इसकी। और इसको जानने के लिए आपको और भी कई सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए आपको लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हो कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले और सारी चीजों की बातें करेंगे, उसके बाद आपको जो है लोकतंत्र की परिभाषा जो है पता लगेगी। समझ में आया? तो ये उदाहरण मैंने समझाया है, इस उदाहरण के जरिए हमने, आप बोल सकते हो, ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक परफेक्ट, हर चीज की एक परफेक्ट डेफिनेशन हो, है ना। उस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए, उस परिभाषा तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, और वही चीज चलेगी हमारे लोकतंत्र के चक्कर में, है ना। लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में आप पहले और सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम जो है थोड़ी सी परिभाषा को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चले तो अब स्टार्ट कर देते हैं। लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। अब हमारा चैप्टर जो है शुरू हुआ है, अब हमारा चैप्टर शुरू हुआ। अबे वो डाउट कहां से आ गया? चैप्टर तो अब शुरू हुआ है बे, हैं? शैतानी करते हो बहुत ज्यादा, है। करेंगे करेंगे, डाउट भी लेंगे, डाउट्स एंड में लेंगे, डाउट्स जो है अपन एंड में लेंगे, ठीक है। चैट नहीं बंद कर सकता बेटा, शिकायत हो जाएगी मेरी, नौकरी से निकाल देंगे मेरे को। चैट बंद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं चैट की तरफ ज्यादा देखता भी नहीं हूं। चले ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकतंत्र के अर्थ की। ये वही अर्थ लिखा हुआ है जो आपने बताया था कि सर जी लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जो शासन होता है वो लोगों द्वारा किया जाता है ना, किया जाता है ना, और ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र बोल देते हैं। कुछ नया है इसमें? नहीं, नया नया नहीं है बिल्कुल भी। आप बोल सकते हो ये परिभाषा जो है गलत नहीं है। आप अगर ये परिभाषा एक नंबर की आती है एग्जाम में, आप लिखोगे तो ये परिभाषा अधूरी ये परिभाषा बिल्कुल सही मानी जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो कि लोकतंत्र की सिर्फ सिर्फ यही परिभाषा है, और किसी भी एक ऐसा, कोई भी एक ऐसा देश है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर जो आपका जो शासक है उसको चुना जा रहा है, लोग उसको चुन रहे हैं, तो वो लोकतंत्र बोल लोगे आप उसको? ऐसी शासन व्यवस्था को आप लोकतंत्र बोल लोगे? हाँ बोल देंगे, लेकिन और भी कई सारी चीजें होती हैं सर, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो आप लोकतंत्र में देखते हो। इसी की हम बात करेंगे, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम लोकतंत्र के अर्थ की बात करें तो आप देखोगे कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ी सी डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं, तो आप देखोगे आज हम बात करें, आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो अधिकांश जो देश है आज की, अगर पूरी दुनिया की अगर आप बात करोगे, है ना, 300 से ऊपर देश हमारे में, और अधिकांश से 90%, 95% से ऊपर जो देश हैं वहां पर आप बोल सकते हो कि लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं। क्या चलती है सर? वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं। आप देखोगे ना, ये पूरा मैप देखोगे कि जो नीला नीला दिख रहा है आपको, है ना, ये नीला नीला जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है भाई? है ना, ये जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? ये सब इन देशों में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन देशों में आपको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। इन देशों में आपको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये देखो फटाफट से, है ना, ये देखो, है ना, मैक्सिमम जो ज्यादातर जो देश हैं आप देखोगे वहां पर क्या मिलता है आपको? वहां पर आपको देखने को मिलता है कि वहां पर क्या चल रहा है? वहां पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, एक डेमोक्रेसी चल रही है। वहां पे जो लोग हैं वो अपने शासक को चुन रहे हैं, अपने नेता को चुन रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे बोला गया है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र एक बहुत परफेक्ट है, लोकतंत्र में भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं सर। और लेकिन इसके बाद भी आप देखोगे कि अधिकांश देशों के लिए जो है इस शासन व्यवस्था को अपनाना अपनाना बहुत ज्यादा आसान रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां होने के बाद भी आप बोल सकते हो इट्स अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ रूल।
आप बोल सकते हो कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर लोग अपने शासक को चुन रहे हैं, इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी कमियां होने के बाद भी आप बोल सकते हो कि लोगों ने इसको अपनाया है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सबसे पुराना, आप बोल सकते हो एक पूरा सबसे परफेक्ट सिस्टम है देश को चलाने के लिए। आप बोल सकते हो कि ज्यादातर जो देश है उन्होंने लोकतंत्र को ही चुना, इसमें बहुत सारी कमियां होने के बाद भी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप बोल सकते हो कि इससे एक चीज स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होती है सर? इससे एक चीज ये स्पष्ट होती है कि आप बोल सकते हो कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक से अधिक लोगों को जो है पसंद है। आप देख सकते हो क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो कि ज्यादातर जो देश है वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, वहां पर जो लोग हैं, लोग अपने शासक को चुन रहे हैं। और आप बोल सकते हो कि ऐसे देशों में लोगों ने जो है डेमोक्रेसी को अपनाया है ना। लोगों ने क्या किया? लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाया है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इस अध्याय में आप क्या करोगे? इस अध्याय में आप लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। और क्या क्या करेंगे सर? उसके लक्षणों के बारे में करेंगे कोशिश कि भाई एक लोकतांत्रिक देश जो है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि उसके गुण क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। समझ में आया? अब जो मैं पॉइंट गिनाने जा रहा हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहले हमने उदाहरण देखा सर। ठीक है सर, सबसे पहले हमने जब उदाहरण देखा तो उदाहरण में हमने जानने को मिला कि भैया देखो, हर चीज की परिभाषा की हमें जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमें परिभाषा की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बारिश का। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से पहले हमें उनकी मतलब का पता होना जरूरी नहीं होता। समझ में आया नहीं आया? फिर मैंने आपको लोकतंत्र की परिभाषा बताई कि भाई एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जो लोग हैं वो अपने शासक को चुन रहे हैं, उसको हम डेमोक्रेसी बोल देते हैं, उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर आप बोल सकते हो कि हमारी शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें, हमने डेमोक्रेसी क्यों चुनी? और दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं वहां पर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक डेमोक्रेसी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि बहुत सारी खामियां होने के बाद भी, कमियां होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया है, देश के लोगों ने इसको अपनाया है। और इस प्रणाली में देखा गया है, इस सिस्टम में देखा गया है, इस तंत्र में देखा गया है कि सबसे बढ़िया सरकार को चलाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हमारा लोकतंत्र ही है। क्लियर हुआ? हाँ या ना हुआ? तो इस अध्याय में हम लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे, उसके गुणों के बारे में बात करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए बताइए फटाफट से हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, अब सुनो यहां पे, अब मतलब शुरू, अब आपको असली जो चैप्टर का मतलब है ना, असली चैप्टर का जो एजेंडा है वो समझ में आएगा। अब यहां पे होता क्या है देखो। अच्छा, सबसे सरल परिभाषा की अगर हम बात करें, तो यहां पे लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? इसकी एक सरल परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है सर? कि एक लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या होता है, जिसमें जनता शासकों का जो है चुनाव करती है। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, ये तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बता दिया, कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बता दिया कि भाई लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर लोग जो होते हैं वो अपने शासक का चुनाव करते हैं। मानते हो नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन इस परिभाषा पे भी अनेक सवाल उठे सर, अनेक सवाल उठे। ठीक है सर, कैसे उठे? आप देखोगे इस परिभाषा में के अनुसार जो है शासक कौन है यह नहीं बताया गया। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा, अब देखो, अब सोच के देखो, तुमने ये तो बता दिया हमने कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपने नेता को चुनते हो, आपने शासक को चुनते हो, लेकिन ये तो पता होना जरूरी है ना वो शासक है कौन, और उस शासक का चुनाव कैसे किया गया है, और उस शासक को कौन कौन से निर्णय लेने का हक है। ये तो बताया नहीं इस डेफिनेशन में। और किस प्रकार के चुनाव, अगर चुनाव ही जा रहा है तो किस प्रकार के चुनाव को आप लोकतांत्रिक चुनाव बोल सकते हो। भाई चुनाव तो बहुत तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे जो बैलेट्स होते हैं, जहां पर वोट वगैरह डाले जाते हैं, वहां पर जाके कब्जा कर लिया जाता है, मारा मूरा जाता है। आप देखोगे वहां पे वो लोग खुद ही अपने वोट डाल देते हैं। तुमने सुना होगा बिहार वगैरह में बहुत कुछ होता है ऐसा कि भैया वोटिंग तो हो रही है वहां पे, लेकिन वोटिंग किस तरीके से हो रही है, आप मत किस प्रकार से डाल रहे हो। आपने सुना होगा कि किसी गांव में प्रधानी के इलेक्शन है, तो वहां का कोई बाहुबली है, वो आया, उसने बूथ पर पूरा कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उसने अपने फेवर में ही बहुत सारे वोट डाल दिए। अब आप बताइएगा जरा कि यहां पर भी चुनाव हो रहा है, लेकिन किस तरीके से चुनाव हो रहा है। समझ रहे हो ना बोल क्या रहा हूं मैं? तो आप एक बात बताइए, भाई चुनाव तो हो रहे हैं, तो चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है? आपने बोल दिया कि भाई चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चुनाव किस प्रकार के जो चुनाव होते हैं उसको आप लोकतांत्रिक बोलोगे। पता चले कि तुम इलेक्शन में खड़े हुए, एक गांव का बाहुबली था, आया वो
उसने तुम्हारे पोल बूथ पे कब्जा कर लिया और आगे सारे वोट डाल दिए अपने अपने खेमे में, अपने अकाउंट में, अपने खाते में, जीत जाएगा वो। अब कहने को तो वोट उसने भी डाला है, लेकिन इसको आप लोकतांत्रिक बोलोगे या अलोकतांत्रिक बोलोगे? ये लोकतांत्रिक वोटिंग नहीं है। समझ में आया? अच्छा अच्छा, अब यहां पे एक सवाल एक और आता खड़ा होता है कि कौन कौन से जो लोग होते हैं वो अपने शासक का जो है चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? सोच के देखो ना, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का जो है बराबरी की हैसियत है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहां पर हर किसी को बराबरी की हैसियत नहीं है? यहां पे बोला जाता है भाई किन किन लोगों का चुनाव कर सकते हो आप। एक लोकतांत्रिक देश में क्या हर इंसान का हक होता है कि या तो वो शासक का चुनाव करे या खुद शासक बन जाए? क्या हो सकता है सर? क्या कोई यहां पे एक चीज और है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिक को इस अधिकार से वंचित रखती है वोट डालने के, अपने शासक को चुनने के? तो बहुत सारे सवाल आके जो इकट्ठे हो जाते हैं। और हम बताएं और क्या क्या होता है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? मतलब यह हुआ कि ऐसा बोला गया कि आप पर शासन कौन करेगा? आप, हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं होता भाई। अब मतलब ये, अब सोच के देखो, तुमने अपने शासक को चुन लिया, उसने सरकार बना ली, तुमने अपने मुख्यमंत्री को जिता दिया, उसको सबसे ज्यादा वोट मिले और वो जीत गया। ठीक है सर, वोट मिलके जीत गया, सीट मिल गई उसको। अब तुमने जिसको जिता दिया है, क्या वो कुछ भी निर्णय ले सकता है? आप बताइए। मतलब तुमने नरेंद्र मोदी को चुना है, तुमने योगी जी को चुना है, तुमने अगर राहुल गांधी को चुना है, अगर वो जीत गए हैं तो क्या वो जीत के कुछ भी निर्णय ले सकते हैं कि भैया तुमने तो जिता दिया ना उनको, अब वो तुमसे शासन करें, अब वो तुम पर शासन करेंगे करेंगे तो वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। कल को वो बोलें कि भैया देखो ऐसा है, कल 5 बजे के बाद लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, नियम लग गया। सरकार, तुमने क्यों? क्योंकि तुमने जिस सरकार को वोट दिया वो सरकार ने निर्णय ले लिया। अब कहने को तो भैया तुमने उसको जिताया है तो वो कुछ भी निर्णय लेगा। मेरा सवाल ये है, आप बताओ फटाफट से कि जिस शासक को आपने जिताया है क्या वही सारे निर्णय लेगा? कुछ भी निर्णय ले सकता है, आपकी स्वतंत्रता से संबंधित नहीं लेगा ना? बोलो बोलो, अरे बोल ना, जल्दी बोल, फटाफट से जल्दी से बोल। हाँ, इट्स नॉट फाइन, एग्जैक्टली लक्ष्मी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं, ऐसा थोड़ा है कि भाई तुम बताओ, तुमने अपने गांव के प्रधान को अगर जिता दिया, तुमने वोट देके जिता दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगा वो कि हम तो नहीं जा रहे, हम तो गांव के राजा हैं। ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो यहाँ पे वही वही लिखा गया। हाँ, तो सवाल तभी तो थोड़ा सा इंटरेक्शन लगे हैं, तुम सवाल का जवाब दिया करो, तभी मजा आता है पढ़ने में। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें इंटरेस्ट आ जाए आपको। तो जो मैं पूछता हूं सवाल, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो, बातें मत क्या करो, चटाने लगते हो आपस में, आशिकी लड़ाने लगते हो तुम, तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि भाई जिस शासक को आपने चुना है वो अपनी मर्जी से क्या कुछ भी कर सकता है? तो आपने खुद ही आंसर दे दिया, नहीं कर सकता सर। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आप बोल सकते हो कि जिस सरकार को आप चुनते हो, जिसको आपने जिताया है, खुद जिताया है, उसकी भी कुछ क्या होती है, उसकी भी कुछ लक्ष्मण रेखा होती है। मतलब उसको वो, उससे वो बंद कर रहेगा, उस रेखा को पार नहीं कर सकता। उसको बांध कर कौन रखता है भाई? तो हमारा संविधान जो है वो उसको बांध के रखता है ना। हमारा संविधान जो है उसने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। इसलिए होता क्या है कि जो सरकार, जिस सरकार को उसने चुना है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आगे करेगी, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, है ना। अब सुनो, अब एक चीज देखते हैं भाई, अब एक चीज देखते हैं हम कुछ उदाहरणों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कि असल में लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। क्योंकि अब परिभाषा तो तुमने देख ली कि भाई एक ऐसी शासन व्यवस्था, सर एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जो लोग हैं वो अपने शासक को चुनते हैं, उसको हम लोकतंत्र बोल देते हैं। हाँ ठीक है, गलत नहीं है ये। अब मैं तुमसे बोलता हूं भाई कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव भी होते हैं, बट वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है। तो हम बहुत सारे उदाहरणों से जो है समझने की कोशिश करते हैं सर कि आप बोल क्या रहे हो। पहली चीज क्या है? पहली चीज है भाई, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। मतलब मैंने अभी बताया था, परिभाषा जो थी हमारी, उसमें हमने यही तो देखा कि भैया हम जिसको चुन रहे हैं, है ना, हमारे लिए जो निर्णय लेगा वो कौन लेगा? जिसको हमने चुनकर भेजा है। यही तो था, यही तो था भाई, यही तो। आप बताओ कि भाई प्रमुख फैसले लेने का हक किसका होता है? निर्वाचित नेताओं का होता है। निर्वाचित नेता मतलब जिसको आपने चुनकर भेजा है, आपने चुनकर जिसको भेजा है वही आपके लिए निर्णय लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा जो है आपके लिए निर्णय ले रहा है, कि आपने किसी को वोट देके जिताया और वो बन गया तुम्हारे गांव का प्रधान, लेकिन प्रधानी की चलती नहीं है। प्रधान को चला कौन रहा है? तुम्हारे गांव का एक और बाहुबली है, वो तुम्हारे प्रधान को चला रहा है। वो असल में वो राज कर रहा है, प्रधान उसकी सुनता है। जिताया तुमने प्रधान को है, लेकिन प्रधान की चलती नहीं है। प्रधान को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो बाहुबली जो तुम्हारे गुंडा है, जो वो तुम्हारे प्रधान को कंट्रोल कर रहा है। बताओ बताओ, अब ऐसी व्यवस्था को तुम लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलोगे? कहने को तो तुमने अपने प्रधान को वोट देके जिताया था, लेकिन निर्णय कौन ले रहा है? निर्णय तो उसके
उसके बदले निर्णय कौन ले रहा है? वो बाहुबली ले रहा है। अब सुनो यहां पे, वहां पे वही है। अब यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण दिया गया है, एक ऐसा भिखमंगा देश की बात की गई है इस उदाहरण में, जिसने अभी बहुत कुछ किया, ठीक है, जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया, जिसके हमने बहुत सारे जो एयर बेसिस हैं उनको उड़ा दिया हमने, ऐसी लंका लगाई, ऐसी लंका लगाई कि अभी तक उभर नहीं पाए ये लोग। तो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के अगर बारे में बात करें तो पाकिस्तान का यहां पर एक उदाहरण लिया गया है सर, पाकिस्तान का एक उदाहरण लिया गया है यहां पर यह समझाने के लिए। अब हुआ क्या, पाकिस्तान की कहानी बताता हूं मैं। 1999 की बात है भाई, कारगिल युद्ध हुआ था, उससे पहले की बात है ये, 1999 की बात है सर ये, ठीक है सर। 1999 में क्या हुआ, तो 1999 में यहां का एक आर्मी जनरल था जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ नाम था। इसने क्या किया, इसने सेना का तख्ता पलट कर दिया। मतलब क्या किया, मतलब ये हुआ। आप देखो मैं बताता हूं पाकिस्तान में होता क्या, पाकिस्तान में दिखावटी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ही नहीं। असल में पाकिस्तान में रूल कौन करता है, असल में शासन चलाता कौन है पाकिस्तान में? वहां की जो सेना है वो वहां पे शासन करती है। कहने को लोकतंत्र है, वहां पे भी वोटिंग होती है, वहां पे भी लोग अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन जो नेता चुन के जाता है वो निर्णय लेता ही नहीं है। निर्णय लेता कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, पाकिस्तान में जो निर्णय लेते हैं वो आर्मी के जनरल लेते हैं। अब इसने भी ऐसा ही कुछ किया। ये कौन था जनरल ये कौन था, ये एक परवेज मुशर्रफ जो था वो एक जनरल था, आर्मी का ही एक लीडर था, जो कि आर्मी के बहुत बड़े पद पे था। इसकी आर्मी में अच्छी खासी जान पहचान थी। तो इसने क्या किया, इसने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट मतलब जो पाकिस्तान की एक लोकतांत्रिक सरकार जो थी उसको हटा के फेंक दिया, और एक तरीके से आप बोल सकते हो पाकिस्तान में क्या आ गया, पाकिस्तान में सेना का शासन आ गया। और आज भी आप देख सकते हो, आज भी जो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आज भी क्या है, पाकिस्तान में आज भी सेना की ही चलती है। जो लोकतंत्र है वो तो दिखावटी है, वहां पे भी इलेक्शन होते हैं, वहां पे भी लोग अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेते हैं आर्मी वाले, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है सर। इसने क्या किया, इसने जो है लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका, और इसने देश को, उसने क्या किया, इसने अपने आप को, किसकी बात कर रहा हूं मैं परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूं। इसने अपने आप को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, देश का मुख्य कार्यकारी जो होता है उसको घोषित कर दिया। और आप देखोगे, और कुछ दिन बाद इसने क्या किया, कुछ दिन बाद इसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सोच के देखो, मतलब सोच रहे हो क्या कर रहा है। पहले इसने सेना की मदद से वहां पे जो लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली सरकार जो थी उसको उखाड़ के फेंक दिया, अपने आप को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, और कुछ दिन बाद आप देखोगे इसने संविधान को बदला और इसने खुद जो है राष्ट्रपति घोषित कर दिया अपने आप को। खुद कर रहा है भाई, कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया। सोच के देखो। अब सर ये जनमत संग्रह क्या होता है, जनमत संग्रह क्या होता है, मतलब इसने क्या, जनमत संग्रह का मतलब होता है लोगों का मत लेके इसने वोटिंग करवाई, और वोटिंग में इसने जनता से पूछवाया कि सुनो कि हम रूल कर रहे हैं तो हमें रूल करने दिया जाए, मेरे शासनकाल को 5 साल बढ़ा दिया जाए। और इसने क्या किया, इसने घपलेबाजी की और इसने वोटिंग करवाई नहीं। जनमत का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, जन मतलब लोग। लोगों यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है, जन मतलब लोग, और मतलब वोट डालना, वोट डालना। तो उसने क्या किया, इसने पाकिस्तान में जनमत संग्रह करवाया, लोगों से पूछा कि देखो ऐसा है कि हम 5 साल और राज करेंगे, तुम चाहते हो कि हम राज करें नहीं करें। और इसने वो फेक करवाया था, कुछ करवाया ही नहीं था इसने खुद ही की पर्चियां बना ली थी, उसमें हाँ करवा दी और बाद में बोला कि हाँ जनता चाहती है कि मैं 5 साल और रूल करूं। तो उसने क्या किया, इसने जो है फ्रॉड तरीके से जनमत संग्रह करवाया और अपने कार्यकाल को 5 साल और बढ़वा दिया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और आप देखोगे ना, कारगिल का जो युद्ध हुआ था ना, ये इसी पागल के चक्कर में हुआ था। याद रखो, 1999 के बाद जो युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध, वो इसी पागल की वजह से हुआ था। इसने अपनी जनता को खुश करने के लिए क्या कर दिया था, इंडिया पे हमला कर दिया था। ये लोग यही करते हैं, इनकी टेक्निक यही होती है कि जब इनकी जनता ज्यादा परेशान होती है तो इनका दिमाग भटकाने के लिए युद्ध करते हैं। आज के टाइम पर भी तो पाकिस्तान यही करता है। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान में लोग भूखे हैं, नंगे हैं, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब देश है, बट आप देखोगे कि इनकी जनता सवाल ना पूछे सरकार से तो ये क्या करते हैं, ये युद्ध कर देते हैं इंडिया से कि भाई इंडिया, इनको युद्ध में व्यस्त कर दो। और जब युद्ध में व्यस्त कर दोगे इनको तो क्या होगा, तो ये जनता सवाल नहीं पूछेगी। तो इसने क्या किया, इसने इसी टाइम पे, कारगिल का युद्ध इसी टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे परवेज मुशर्रफ जो था जनरल था, इसी ने युद्ध करवाया था कारगिल का। अगर आपको याद हो, पूछना कभी, है ना, सर्च करना, कारगिल का युद्ध जो हुआ था वो इसी के टाइम पे हुआ था, याद करना, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने अपने देश में ही जनमत संग्रह करवाया और झूठे तरीके से इसने जो है अपने कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा दिया, है ना। पाकिस्तानी मीडिया की हम बात करें, मानवाधिकार संगठनों की अगर हम बात करें, ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, और लोकतंत्र के ये कार्य करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह पर धोखाधड़ी और इसमें जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है।
जो बहुत बड़े बड़े संगठन थे, मानव अधिकार की हम बात करें, पाकिस्तानी मीडिया की अगर हम बात करें, तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो जनमत संग्रह किया गया है, जिसमें इसने अपने शासनकाल को 5 साल से बढ़ा दिया है, इसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई है। ये फ्रॉड तरीके से इसने करवाया गया है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। इसने फ्रॉड तरीके से इस पूरे जनमत संग्रह को करवाया था और इसने फ्रॉड तरीके से जो है इसने अपने कार्यकाल को 5 साल से बढ़वा लिया। ठीक है सर। अगस्त 2002 में इसने क्या किया, इसने एक लीगल फ्रेमवर्क जारी किया सर, इसको याद रख लेना, है ना। इसने क्या किया, इसने अपने पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। ठीक है सर। और इसके जरिए इसने क्या किया, इस ऑर्डर के अनुसार इसने एक ऑर्डर दिया। इसने ऑर्डर क्या दिया, इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। समझो यहां पे ये क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से, कि राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत होगी कि राष्ट्रपति जो होगा, सुनो ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत होगी कि राष्ट्रपति जो होगा, जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली जो है, जैसे हमारे यहां पे लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो वहां पे जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली जो है उसको भंग करने की ताकत किसके पास आ जाएगी, राष्ट्रपति के पास आ जाएगी। चमका है नहीं चमका, मतलब राष्ट्रपति जो चाहे वो जब चाहे तब क्या करेगा, जब चाहे तब जो है आप बोल सकते हो कि प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली को भंग कर सकता है। अब सुनो यहां पे, ये पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होंगे। अब निर्वाचित लोग कौन है, कि जो प्रांतीय असेंबली में बैठेंगे। राष्ट्रीय और प्रांतीय मतलब यहां पे बात हो रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। इनकी जो असेंबली है, इनकी जो संसद है, इसमें जो लोग बैठे होंगे वो पाकिस्तान की जनता चुनेगी, लेकिन इन पर नकेल किसकी होगी, परवेज मुशर्रफ की। अब कहने का मतलब बताओ, अब ये बताओ, ये एक लोकतांत्रिक सरकार है, आप बताओ है या नहीं है। कहने को तो लोगों ने अपने निर्वाचित सदस्यों को चुना है, वो कहां बैठे हुए हैं, वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं। लेकिन संसद के ऊपर कौन बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है। और राष्ट्रपति वो बना कैसे है, तो इसने तख्ता पलट किया भाई, अपनी आर्मी की मदद से तख्ता पलट किया भाई इस बंदे ने। तो अब आप बताओ कि ये जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है क्या नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो परिभाषा है तुमने जो दी थी मेरे को, उस परिभाषा के अनुसार तो पाकिस्तान भी एक लोकतांत्रिक देश है। चुनाव भी हो रहे हैं यहां पे अपने लोग जो अपने नेता को चुन भी रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो निर्वाचित सदस्य हैं इनके पास तो कोई ताकत है ही नहीं। जिनको असल में जनता ने चुना है उनके पास तो ताकत है ही नहीं। ताकत किसके हाथ में है, ताकत तो परवेज मुशर्रफ के हाथ में है भाई, जो राष्ट्रपति बन के बैठ गया है। समझ में आया नहीं है ना, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो ये था, ऐसा दिखता था, ये मर चुका है 2018 में इसकी मौत हो गई थी, कैंसर था इसको, ये भाग गया था। इसको फिर पाकिस्तान की जनता ने पकड़ लिया था इसको, है ना। फिर इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, तो ये डर की वजह से लंदन भाग गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आता तो उसको मार दिया जाता। तो ये लंदन भाग गया था, लंदन में इसकी मौत हो गई थी, है ना, कैंसर था इसको, तो ऐसा बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या किया इसने, मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य जो है फौजी अधिकारी। अब सुनो यहां पे कितना भाई, कितना ये शैतान इंसान है। सुनो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं हो क्या रहा है, देखो पाकिस्तान में हुआ क्या, ये पाकिस्तान देश है, अब कहने को ये पाकिस्तान देश जो है, यहां पर क्या, यहां पर लोकतंत्र है सर। क्या है यहां पर लोकतंत्र है सर यहां पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब 1999 में क्या हुआ, सुनो ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। 1999 में क्या हुआ, जो परवेज मुशर्रफ जो था, इसने क्या किया, इसने तख्ता पलट कर दिया। इसने क्या किया, इसने तख्ता पलट कर दिया, ठीक है ना। और इसने क्या किया, इसने जो है एक जनमत संग्रह करवाया, और इसके जरिए इसने 5 साल के लिए अपना शासनकाल को बढ़ा दिया, और राष्ट्रपति बन गया। ये राष्ट्रपति बन गया, कहां का, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर क्या करवाया इसने, फिर आप देखोगे इसने 2002 में इसने संविधान जो था, पाकिस्तान का जो संविधान था, इसको बदलवा दिया, इसको चेंज करवाया, बदलवाया इसको, है ना। अब इसने बोला कि देखो कि जो आपकी केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या फिर आप बोल सकते हो आपकी जो लोकसभा और विधानसभा की अगर हम बात करें, ये किसके अंडर में रहेगा, तो ये राष्ट्रपति के अंडर में रहेगा। ये किसके अंडर में रहेंगे, ये राष्ट्रपति के अंडर में रहेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये दोनों जो असेंबली है, लोकसभा और विधानसभा, पाकिस्तान की जो संसद है, लोकसभा
और विधानसभा एक राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है कि एक ये राज्य स्तर पर काम कर रही है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों पर निगरानी कौन रखेगा? तो इन दोनों पर निगरानी रखेगा कौन? तो इन दोनों पर निगरानी रखेगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इन दोनों के काम पर निगरानी कौन रखेगा? इन दोनों के काम पर निगरानी रखेगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। मतलब ये कि ये दोनों, अब सोच के देखो, जनता ने किसको चुना है? आप बताओ, जनता ने चुना किसको है? जनता ने किसको चुना है? जनता ने तो भैया इन लोगों को चुना है ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जो लोग बैठे हुए हैं, तुम चुनते किसको? लोकसभा में जो लोग बैठे होते हैं उनको ही तो चुनते हो तुम अगर तुम्हारे राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव होंगे, तुम किसको चुनोगे? तुम विधानसभा में जो लोग बैठे हैं उनको ही तो चुनोगे तुम। लेकिन इन दोनों पर नकेल किसकी है भाई? राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति को किसी ने चुना है? नहीं चुना भाई। ये तो भाई एक तो आर्मी का जनरल था ना, ये तो इसको किसी ने चुना ही नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब तो भाई यहां पर हम बात करें पाकिस्तान में, यहां पर लोकतंत्र है। और सोच के देखो, ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों जो लोकसभा राज्यसभा जो है हमारी, इनकी अगर हम बात करें, विधानसभा की अगर हम बात करें, तो इनको चला कौन रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद चला रही है। और इसमें जो लोग हैं वो कौन है? वो इस मुशर्रफ के, है ना, ये जो मुशर्रफ है इसके मित्र हैं। सारे जो लोग हैं आर्मी के, सारे लोग आर्मी के हैं। आर्मी का शासन आ चुका है पूरे पाकिस्तान पे। अब कहने को पाकिस्तान जो एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहां पर लोग लोकसभा में चुन के जा रहे हैं, राज्यसभा में चुन के जा रहे हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तो इन दोनों सभाओं को भंग कर सकता है, जिसको किसी ने चुना नहीं है। प्लस ये दोनों लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें निगरानी किसकी है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी है। जो किसने बनाया है? जो मुशर्रफ ने ही बनाया है। और इसके अंदर जो लोग हैं वो इसके मित्र हैं, वो आर्मी वाले हैं। अब सोच के देखो कि क्या हो रहा है भाई, पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अब तुम बोल सकते हो क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र है? बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ, है ना? क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बताओ, ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि भाई जो जनरल मुशर्रफ के शासन की अगर हम बात करें, पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हारी परिभाषा की बात करूं तो तुम्हारी परिभाषा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान भी क्या है? एक तरीके का लोकतांत्रिक देश है। लेकिन एक्चुअल में यहां पर जो प्रमुख फैसले जो है वो कौन ले रहा है? तो परवेश मुशर्रफ ले रहा है, ना कि जिन पाकिस्तान की आवाम जो है जिसने इनको चुना है वो नहीं ले रहे। वो तो बेचारे बैठे हुए हैं, वो तो बस दिखावटी तौर पर जो है राज्यसभा, सॉरी, विधानसभा और उसमें बैठे हुए हैं, असेंबलियों में बैठे हुए हैं। वो एक कठपुतली की तरह बन चुके हैं। असल में निर्णय ले कौन रहा है? असल में परवेज मुशर्रफ जो है वो निर्णय ले रहा है। क्लियर हुआ ना? लेकिन यहां सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? अब आप बताओ फटाफट से। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक देश है? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। पाकिस्तान, क्या आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है या नहीं है? फटाफट से बताओ। अब सोच के देखो, यहां पे क्या हुआ? पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहां पे लोग क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए जो है अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं नहीं चुन रहे? कि भाई सर चुन रहे हैं, बिल्कुल चुन रहे हैं सर। तो चुन रहे हैं तो इसको लोकतंत्र क्यों नहीं बोलते? मेरा आपसे सवाल है, इसको लोकतंत्र क्यों नहीं बोलते? अगर आप लोग जो है, चुनाव अभी भी हो रहे हैं वहां पे, राष्ट्रीय असेंबली के, मतलब आप बोल सकते हो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसको लोकतंत्र क्यों नहीं बोल सकते? यहां पे वही लिखा हुआ है, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो वास्तविक शासन नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि असल में ये जो राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली जो है, इन पर शासन कर कौन रहा है? तो इन दोनों पर शासन कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति कर रहा है भाई। और राष्ट्रपति जो है वो क्या है? वो एक आर्मी का जनरल है, जिसने आर्मी की दम पर पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर रखा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ, है ना? अंतिम फैसला कौन ले रहा है? तो उसने जो सुरक्षा परिषद बनाई है वो अंतिम फैसला ले रही है। तो अंतिम फैसला कौन ले रहा है? वो अधिकारी लोगों के द्वारा और परवेश मुशर्रफ के द्वारा जो है लिए जा रहे हैं, और उनको जो है जनता ने चुनकर नहीं भेजा। तो आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है ना? और एक तरीके से आप बोल सकते हो यहां पर क्या आ चुका है? एक तरह से तानाशाही तरह आ चुकी है, यहां पर तानाशाही और राजशाही वाली चीजें, शासन जो है वो आ चुका है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ, है ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। ठीक है ना? तो याद रखना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप देखोगे कहने को चुनाव होते हैं, दिखावटी चुनाव होते हैं, लेकिन असल में ताकत उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती। किनके हाथ में होती है? या तो वहां पे जो आर्मी है, वो चला रही है, वहां की जो सेना है वो शासन चला रही है। जैसे हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्या है? असल मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। क्या है सर? पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, क्या है सर? तो सेना का शासन है। क्या है सर? सेना का शासन है। तो आप बोल सकते हो क्या पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी
नहीं है। क्या है सर? है ना, सेना का शासन। क्या है सर? सेना का शासन। ये कहना सही होगा, ठीक है ना। सेना का शासन है वहां पे, जहां पे जो लोग हैं वो क्या, किसको चुन रहे हैं? चुन तो रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन उन लोगों के हाथ में कोई ताकत नहीं है। असली ताकत किसके हाथ में? सुरक्षा परिषद के हाथ में है। असली ताकत किसके हाथ में है? तो परवेज मुशर्रफ और उसके जो अधिकारी हैं उनके हाथ में असली ताकत है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो सरकार है ना, ये एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमेशा याद रखना, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले लेने का हक किसका होता है? कि जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। मतलब अगर तुमने मुझे जिताकर भेजा है, तुमने मुझे जिताकर भेजा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बंदा होगा जो मुझे कंट्रोल कर रहा होगा, मेरे ऊपर कोई होगा जो मुझे कंट्रोल कर रहा होगा। ना ना ना, मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा हूं। आपने अगर मुझे चुनकर भेजा है तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही निर्णय ले सकता हूं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि तुम चुन किसी और को रहे हो, निर्णय कोई और ले रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो याद रखो ये पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की बात है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करते हैं, है ना, पोल पोल कर रहे हो ना तुम लोग बहुत ज्यादा, चलो ठीक है पोल ही कर लेते हैं, काम करते हैं, पोल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? फटाफट से बताओ, जल्दी से, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी से बताओ। ये वाला करो फटाफट से। हाँ हाँ, क्लास खत्म कर रहा हूं बेटा, थम जाओ थोड़ा सा, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थम जाओ थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? कानून का शासन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, केंद्रीकृत निर्णय लेना, अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान। फटाफट से बताओ कौन सा जो है लोकतांत्रिक सरकार की जो है विशेषता नहीं है? नहीं पे ध्यान देना कि यहां पर लोकतंत्र नहीं है। कानून का शासन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, केंद्रीकरण निर्णय लेना। बताओ बताओ, अच्छा प्रश्न है। हम्म। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो बहुत ही बढ़िया। तो भैया देखो, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, है ना, कानून का शासन भी होता है भाई। कानून का शासन होता है भाई, कानून के हिसाब से ही सबको चलना पड़ेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 या 18 साल से ऊपर के हर वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। याद रखो, ठीक है ना। अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान होता है, बिल्कुल होता है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी संख्या कम होती है। कम होती है, जिनकी संख्या कम होती है उनको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक, है ना। मतलब जो लोग कम होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, किसके भी आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना। तो जिन लोगों की संख्या कम है उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो याद रखना, एक लोकतांत्रिक देश में, है ना, अल्पसंख्यकों की अधिकारों का सम्मान किया जाता है। याद रखना, जैसे हमारा भारत देश एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है ना। तो आप देखो कि हमारे भारत देश में हर एक धर्म का, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, किसी भी धर्म की हम बात करें, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो सिख हो, हर धर्म की जो है रेस्पेक्ट की जाती है। हाँ, अगर आप सी ऑप्शन पढ़ोगे, केंद्रीकृत निर्णय लेना, ये नहीं होता। याद रखो, हमेशा एक लोकतांत्रिक देश में निर्णय निर्णय जो लेगा वो उसका केंद्रीकरण नहीं होगा। कोई किसी एक इंसान के हाथ में जो है निर्णय नहीं होता। किसी एक इंसान के हाथ में एक लोकतंत्र में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। आप याद रखना, जैसे आप देखोगे ना, केंद्र को कौन चलाता है? केंद्र सरकार। राज्य को कौन चलाता है? राज्य सरकार है। और आप देखोगे फिर हमारी, अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, गांव की बात करें, तो उसमें स्थानीय सरकारें होती हैं। तो आप देखोगे अलग अलग स्तर पर जो है सरकार की सत्ता की साझेदारी की जाती है। किसी एक के हाथ में ताकत लेने की शक्ति नहीं होती। क्लास 10वीं में एक चैप्टर पढ़ोगे आप, सत्ता की साझेदारी, तो याद रखना कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती है। लोकतंत्र में ऐसा बोला जाता है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में केंद्रीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब क्या है? कि किसी एक के हाथ में सारी ताकत दे दी तुमने, तो उसको आप लोकतंत्र बोल ही नहीं सकते। कैसे बोलोगे आप बताओ कि किसी एक इंसान के हाथ में सारी ताकत है? विकेंद्रीकरण होता है लोकतंत्र में। जो ताकत होती है वो सबको थोड़ी 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 दी जाती है ताकि सब खुश रहें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो 20% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है और 26 34 है ना, नहीं, गलत है। सिर्फ 20% बच्चों ने सही किया है। तो भाई थोड़ा सा समझो यार, तुम थोड़ा पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई करो थोड़ा। आदर्श, लोकेश, ऋषु, सोनम, कृतिका, खुशी, जय, मोहम्मद जमीर शेख वेरी गुड बेटा, अंश पटेल वेरी गुड, मोहम्मद काफी
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सारे बच्चों को बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट से, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? याद रखना, यहां पर लागू नहीं किया गया था, अपनाया कब गया था, लागू होना नहीं पूछा गया। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, तो मैं नहीं बताया तो पिटाई लगवा दूंगा मैं तुम्हारी। अपनाया कब गया था ये पूछा गया है, लागू कब हुआ था ये नहीं पूछा गया। तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त, 24 जनवरी 1948। फटाफट से बताओ जल्दी से। फूलों की रानी। बताओ बताओ जल्दी से। हाँ टाइम हो गया, टाइम समाप्त हो। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि हमारा जो संविधान है इसको बनने में करीबन करीबन आप बोल सकते हो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। अब सर ये बन के तैयार कब हो गया था, लोगों ने अपना कब लिया था? तो आप देखोगे 26 जनवरी 1949 को जो है बन के तैयार हो गया था और उसको अपना लिया गया था। लेकिन आप बोल सकते हो कि हमने इसको लागू कब किया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। तो याद रखना, यहां पर अपनाने वाली बात पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 40% बच्चों ने सही किया आंसर, फिर भी बहुत कम बच्चे हैं बेटा, थोड़ा सा देखो यार, है ना, नॉलेज वॉलेज इंप्रूव होनी चाहिए। क्या कर रहे हो बेटा, मर गए हम तो भाई, पूरी मेरी किस्मत फूटी हुई है भाई। इतनी मेहनत से पढ़ाओ फिर भी तुम लोग इतने यार शैतानी देते हो यार, बहुत दुख लगता है भाई, बहुत दुख लगता है भाई। रुला दिया यार तुमने, तो रुला दिया तुमने। सूरज कुमार चौधरी, उदित, अम्बरीश पटेल, शिवम कुमार, शैलेंद्र कुमार, खुशी, सुमित कुमार, सोनम, मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शुक्ला जी, ओके। आरफ राजपूत, वेरी गुड। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, किसी का नाम अगर मैं गलत ले लूं तो बेटा माफ कर देना, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई कर लो बेटा, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। काहे बेइज्जती करवाते हो हमारी, हैं क्यों बेइज्जती करवाते हो बे, हैं बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात है, अरे मजाक कर रहे हैं, चलो ठीक है। एक काम करते हैं भाई, चैप्टर को ही समाप्त करते हैं। चैप्टर मतलब चैप्टर तो अभी बहुत सारा है ना। एक काम करते हैं भाई, एंड करते हैं क्लास को, वीडियो कॉल करें। चलो एक वीडियो कॉल तो करते हैं। सर एक शायरी हो जाए, है पढ़ाई लिखाई छोड़ के शायरी करवा लो है। अब देखो यार शायरी देखो होता क्या है, हम लोग टॉपर्स के बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं, टॉपर्स के बारे में, भाई इसके 90% आए, 95% आए। लेकिन भाई देखो मैं टॉपर नहीं था, और मैं जो टॉपर नहीं होते, जो बैक बेंचर्स होते हैं, उनसे बहुत रिलेट कर सकता हूं। तो मैं एक शायरी बोलता हूं, एक शायरी है एक, और ये शायरी उन लड़कों के लिए है कि जब वो एग्जाम में जाते हैं तो एक दूसरे पे भरोसा करके जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शायरी है ये उन लड़कों के लिए है कि जो एक दूसरे पे भरोसा जल्दी कर लेते हैं। अब होता है क्या, लड़कियां समझदार होती हैं, लड़के उतने समझदार नहीं होते। लड़के जो होते हैं ना, हम लौंडे जो होते हैं, वो एक दूसरे पे भरोसा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। होता क्या है कि हम लोग एग्जाम में जब जाते हैं तो होता है ना कि भाई आधा तू पढ़ लियो, आधा तू पढ़ लियो, तो एक दूसरे के भरोसे जाते हैं हम लोग। और जब एक दूसरे के भरोसे जाते हैं हम लोग, तो इसी के ऊपर एक शेर है, एग्जाम की बात करें हम, एग्जाम में जब आप जाते हो कि वो हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, वो हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, वो हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, वो हमें, हम उन्हें, वो हमें और हम उन्हें। क्योंकि एग्जाम में ना उनको कुछ आता था और ना ही हमको कुछ आता था। तो तुम्हारी तुम्हारी हालत जो है ना वो ऐसी ही है। ठीक है तो भाई ये थी शायरी। तो वीडियो कॉल करनी है, चलो ठीक है वीडियो कॉल करते हैं यार। तो भाई थोड़ा सा पढ़ लो यार, टॉपर वॉपर अगर बनना है तुम्हें, मेहनत तो करो। तो टॉपर तो बहुत बात की बात है, टॉपर वगैरह तो मैं मानते ही नहीं हूँ सब, लेकिन थोड़ा मेहनत करना सीखो यार। मेहनत करना सीख जाओगे तो लाइफ में कभी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं अपन, है? आप करोगे इधर से, इधर से मैं ही करूंगा ना, ठीक है ठीक। तो हाँ देखो ऐसा है, कोई जब मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ठीक है, रैंडमली मैं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो रैंडमली मैं कॉल कर रहा हूँ किसी को भी। ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म। सबको कर दिया मैंने वीडियो कॉल, जिसको मारा है सबको कर रहा हूं मैं। ठीक है, रोना मत कि सर मेरे को नहीं किया, मेरे को नहीं किया। ठीक है, रैंडमली कर दिया मैंने कॉल। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। कोई पिक कर लेना, ऐसा नहीं है मैंने बहुत बारी वीडियो कॉल किया तुम लोग पिक नहीं करते यार, ऐसा मत क्या करो। हाँ
सर मुझे करो, अरे बेटा कर तो रहे हैं रैंडमली। मैंने देखो रैंडमली किया, किसी ने नाम देख के नहीं किया, मैंने रैंडमली किया है मैंने। तो जो पिक करेगा उससे मैं बात कर लूंगा। पिक तो करो, तुम लोग पिक नहीं करते कॉल। वो तो कर ले, शर्म आती है तुम्हें? जब मुझे शर्म नहीं आती तुम्हें क्यों शर्म आती है? पहले बोलोगे वीडियो कॉल करो, जब वीडियो कॉल करता हूं तो पिक नहीं करते। गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। और चलो और ले लो यार, किसको करूं? चलो चलो ठीक है, एक बारी कॉल तो उठाओ यार, पिक तो करो एक बारी। बेटा मैंने बहुतों को कर दिया, तुम एक भी कॉल नहीं पिक कर रहे, कैसे करूं बताओ? कर तो रहा हूं, कैसे करूं कॉल और बताओ? फिर क्या तो वीडियो कॉल नहीं करते सर? अरे बेटा कैसे करूं? उठाओ तो, फोन तो उठाओ कम से कम तुम। शर्म आती है तुम्हें? लो बच्चे कुछ जो बच्चे हैं उनको भी कर रहा हूं मैं। सबको लगा दिया मैंने कॉल, सबको ऑलमोस्ट, जो दिख रहा है मेरे को पूरी लिस्ट में सबको मैंने कॉल लगा दिया है। सबको लगा दिया कॉल, लो सबको कॉल जा रही है, ऑलमोस्ट सबको जा रही है कॉल, लो। शुक्ला जी ठीक है, इतने सारे बच्चों को कॉल जा रही है, कोई तो पिक करो भाई। रितिका, प्रिंस, ये कोई टेक्निकल इशू आता है? उठाते नहीं है ये लोग, उठाते नहीं है ना। बेटा आज के बाद तुमने बोला ना कि सर जी वीडियो कॉल करो तो भाई गुद्दी लाल कर दूंगा मैं। ओ हेलो, हाय रितिका बेटा, हाय, नमस्कार नमस्कार, हाय प्रिंस। माइक ऑफ होगा, एक मिनट एक मिनट, ये ना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बेटा आपका माइक ऑफ है। हाँ कैसे हो बेटा? कैसे हो बेटा, कैसे हो? अच्छे हो? समझ में आया आज जो मैंने पढ़ाया? अच्छा पूरा समझ में आया? कहाँ से हो बेटा आप? मिर्जापुर से। अच्छा मिर्जापुर, ओ हो मिर्जापुर, चलो ठीक है बढ़िया। और प्रिंस बेटा बोलो कुछ, आप तो बोलो कुछ। रितिका बेटा कुछ पूछना है आपको? हेलो सर। ओ हाय प्रिंस, हाय। कोई डाउट है? चलो ठीक है यार, बढ़िया है। और कोई है? हेलो प्रिंस, हाय, क्या हाल? बढ़िया? समझ में आया जो मैंने बताया आज? जी सर। बिल्कुल समझ में आया, पक्की यस बात है? सर। किस बोर्ड से हो आप? कौन से जैक बोर्ड? बोर्ड। कौन से बोर्ड से? जैक बोर्ड। अच्छा अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो बेटा आप? चतरा। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है। जी सर। ओके चलो ठीक है। तो भाई तुम्हें, तुम लोगों से बात करके बहुत खुशी हुई, समझ में आ गया, ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए भाई, वही आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो वही मेरे लिए मैटर करता है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो एक बारी डाउट्स वगैरह देख लेता हूं मैं, जब भी टाइम मिलता है तो एक बारी तुम लोग डाउट सेशन में जो भी डाउट्स हैं आपने लिख दिया करो, मैं देख लेता हूं, ठीक है। बेटा तानाशाही, देखो तानाशाही और राजशाही की अगर हम बात करें, तानाशाही का मतलब होता है कि जब एक इंसान जो होता है ना, एक इंसान की जब सुनी जाती है, जैसे हम जिसको बोलते हैं डिक्टेटर। राजशाही में एक राजा होता है, राजा का पूरा गढ़ होता है पूरा, आप बोल सकते हो। लेकिन तानाशाही में क्या होता है कि जब एक कोई पार्टी है या फिर कोई एक इंसान जो है सिर्फ उसी की चलती है। तानाशाही का मतलब क्या होता है कि भाई एक किसी एक इंसान की मनमानी, है ना। और आप बोल सकते हो राजशाही में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन तानाशाही राजशाही से भी ऊपर होती है, ठीक है ना। इसमें आप बोल सकते हो कि कोई एक जो ग्रुप होता है, कोई एक इंसान जो होता है, जैसे मैं बात करूं हिटलर की, हिटलर की मैं बात करूं, हिटलर क्या था? एक हिटलर एक राजशाही था नहीं, हिटलर एक तानाशाह था, समझ में आया? उसकी नाजी पार्टी क्या थी? एक तानाशाही पार्टी थी उसकी। क्लियर हुआ? बेटा कारगिल युद्ध तो अपने 1999 के बाद आप देखोगे तो उसके बाद हुआ था युद्ध, और परवेश मुशर्रफ के बाद ही हुआ था, है ना। और जो प्रांत, देखो हर देश में प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली होती है। जैसे हमारे देश की हम बात करें तो केंद्र सरकार जो होती है हमारी, वो राष्ट्रीय असेंबली, जैसे हमारी लोकसभा है, लोकसभा जो है उसमें कौन बैठती है? केंद्र सरकार बैठती है ना, प्लस और बहुत सारे जो मंत्री होते हैं वो बैठते हैं, एमपीज वगैरह। तो वो हमारी राष्ट्रीय असेंबली में आ जाएगी। प्रांतीय असेंबली कौन सी होती है? तो राज्य में जो असेंबली होती है ना। आपने देखा होगा ना, जो मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं वो सब जो होता है बेसिकली, वहां पे बात की गई है उसकी। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि जो एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है उसको हटाकर तानाशाही आ गई।
तख्ता पलट का मतलब होता है कि एक सरकार को बदल देना, सरकार को उखाड़ के फेंकना। जो भी तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि जो चल रहा है उसको उखाड़ के फेंक देना, उसको हटा देना, उसकी जगह किसी और का कब्जा हो जाना, उसको हम बोलते हैं तख्ता पलट। बेटा लीगल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जो संविधान है, संविधान जो है, संविधान को बदल दिया उसने। उसने लीगल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, उसने अपने नियम कानून लागू कर दिए कि भाई देखो ऐसा है, परवेज मुशर्रफ बोल रहा है कि एक लीगल फ्रेमवर्क लाया, वो एक कानून लाया है नया। वो उस कानून के तहत अब होगा क्या कि जो राष्ट्रीय असेंबली है और जो प्रांतीय असेंबली है, अब वो किसके अंडर में काम करेंगी, वो अब परवेज मुशर्रफ के अंडर में काम करेंगी। इसको हम बोलते हैं लीगल